स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए पढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आज मुक्तिदूत खंड काव्य के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे, जो हर साल यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि इसको किसने लिखा है और उसके बाद इसके सभी सर्गों को कहानी की तरह सुनेंगे और समझेंगे। मुक्तिदूत खंड काव्य आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी और उन्नाव जिलों के लिए यानी 6 जिलों के लिए निर्धारित है। इन 6 जिलों के लिए यही खंड काव्य आएगा। यह खंड काव्य डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित गांधी जी के जीवन दर्शन का एक पक्ष चित्रांकित करता है। इस कथानक की घटनाएं सत्य हैं और ऐतिहासिक हैं। कवि ने इसके कथानक को 5 सर्गों में बांटा है। प्रथम सर्ग में कवि ने महात्मा गांधी के अलौकिक एवं मानवीय स्वरूप की विवेचना की है। प्रथम सर्ग में महात्मा गांधी को युग पुरुष के रूप में स्वीकार किया गया है। उनके चरित्र की महानता का वर्णन किया गया है। महात्मा गांधी भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के संकटों का निवारण करने के लिए उसी प्रकार अवतरित हुए जिस प्रकार राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, ईसा, मोहम्मद साहब तथा गुरु गोविंद सिंह आदि भगवान के रूप में अवतरित हुए। जिस प्रकार लिंकन ने अमेरिका तथा नेपोलियन ने फ्रांस का उद्धार किया था, उसी प्रकार गांधी जी ने भारतवर्ष को अंग्रेजी दासता से मुक्ति दिलाई थी। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी थे और महात्मा गांधी के जीवन पर उनकी माता के चरित्र की बहुत ही गहरी छाप थी। बचपन में ही सत्य हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार के आदर्श चरित्र से महात्मा गांधी बहुत ही प्रभावित हुए थे। गांधी जी को हरिजन तथा हिंदुस्तानी दोनों से ही अगाध स्नेह था। वे आजीवन विभिन्न समस्याओं से जूझते रहे। उनके अथक प्रयासों के फलस्वरूप भारत को आज़ादी प्राप्त हो चुकी थी। कि प्रथम सर्ग में जो है गांधी जी को अलौकिक शक्ति के रूप में स्वीकृत किया गया है, यानी कि तुलना की गई है कि जैसे धरती पर राम हुए, कृष्ण हुए, ईसा मसीह हुए इत्यादि जो महामानव हुए, उसी तरह गांधी जी भी एक महामानव थे। जैसे उन लोगों ने क्या किया था कि लोगों का उद्धार किया था, वैसे ही गांधी जी ने भारतवर्ष के लोगों का उद्धार किया था। तो ये ध्यान दीजिए, प्रथम सर्ग में बस यही बातें रखनी है और कुछ नहीं लिखना है। यानी इनके मानवीय रूप, इनके पिता कौन थे, इनकी माता कौन थी और माता का छाप पड़ा था और बचपन में किस चीज़ का छाप पड़ा था, यानी ये चीज़ें लिखेंगे। ये 3 अंक का है। आपको इस सर्ग में केवल और केवल इनके इन्हीं गुणों का ही वर्णन करना है। द्वितीय सर्ग में गांधी जी की मनोदशा का चित्रण किया गया है और उनका हृदय यहाँ के निवासियों की दयनीय दशा को देखकर बहुत दुखी और चिंतित था। यानी खंड काव्य की जो मूल कथा है वह दूसरे सर्ग से ही प्रारंभ होती है। एक बार गांधी जी ने सपने में अपनी माँ को देखा। उन्हें सपने में देखकर गांधी जी को अपने माता की सारी शिक्षाएं याद हो जाती हैं। उनकी माता ने उन्हें समझाया था कि गिरते हुए को सहारा दो और देश के भूखे व्यक्तियों को भोजन दो। माता जी की वाणी गांधी जी के हृदय को स्पर्श कर गई और उन्होंने मन ही मन यह संकल्प ले लिया कि वे दीनहीन व्यक्तियों को सहारा देंगे तथा अपनी जन्मभूमि के बंधन काट डालेंगे। उनके मन में कुछ विचार इस प्रकार उत्पन्न हुए, सभी भारतवासी सगे भाई हैं। यानी उनके मन में ये विचार आ गया कि सारे जो भारत के लोग हैं वो सगे भाई हैं। यदि देश का एक भी बालक नंगा और भूखा है तो मुझे सुख किस प्रकार मिल सकता है, ऐसा विचार उनके मन में आ रहा था। अछूतों को भी उसी ईश्वर ने पैदा किया है। इन अछूतों ने उच्च वर्णों के प्रति सहानुभूति प्रकट की, फिर भी इनके प्रति भेदभाव कैसे रखा जा सकता है। निम्न जाति में पैदा हुए सत्य काम को जब गौतम ऋषि शिक्षा दे सकते हैं और सबरी को भगवान राम स्वयं अपना प्रेम अर्पित कर सकते हैं, तो फिर इन हरिजनों को हृदय से अलग करना कैसे संभव है। गांधी जी विचार करते हैं कि देश में व्याप्त भेदभाव की भावना को मिटाना होगा। अमीर और गरीब का भेद ईश्वर का नहीं बल्कि हमारा बनाया हुआ है। हरिजन
कि मंदिर में प्रवेश करने से यदि मंदिर अपवित्र हो जाता है तो उस मंदिर में भगवान का वास बिल्कुल नहीं है। यही सोचकर गांधी जी ने अपने आश्रम में रहने के लिए हरिजनों को आमंत्रित किया था। गांधी जी के इस कार्य की प्रतिक्रिया हुई। जनता ने आश्रम को चंदा देने से मना कर दिया। आश्रम के प्रबंधक मगन लाल के निराशाजनक शब्दों को सुनकर गांधी जी क्रोधित हो उठे। उनके मन में अभी अफ्रीका में हुए अपमान की स्मृति शेष थी, यानी अफ्रीका में गांधी जी के साथ जो अपमान हुआ था वह उन्हें याद था, जहां गोरे काले ऊंच नीच का भेदभाव व्याप्त था। गांधी जी ने कहा कि यदि जनता आश्रम के लिए चंदा नहीं देती है तो मैं हरिजनों की बस्ती में ही रह लूँगा, पेड़ के नीचे सो लूँगा, किंतु मैं आदमी आदमी में भेद नहीं कर सकता। मेरे जीते जी घृणा और द्वेष नहीं चल सकता। पहले देश आज़ाद हो जाए, फिर मैं हरिजन समस्या का भी निवारण करूँगा। गांधी जी के इस कथन से आश्रम वासियों में नवीन चेतना उत्पन्न हुई और वे गांधी जी के असाधारण गुणों से भी परिचित थे। एक बार गांधी जी ने स्वप्न में गोपाल कृष्ण गोखले को देखा। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को स्वतंत्रता के मार्ग पर अनवरत चलने की प्रेरणा दी। गोखले ने आशा प्रकट की कि गांधी जी ही भारतवर्ष के मुक्तिदूत बनेंगे। तो द्वितीय सर्ग भी आपको स्पष्ट हो गया। प्रथम सर्ग में तो आपने ध्यान दिया कि उनके मानवीय गुण को उजागर किया गया है, और द्वितीय सर्ग में यहाँ के लोगों का जो दयनीय दशा था, वो जो व्याकुलता थी गांधी जी के हृदय में आई, जिसमें आप जब द्वितीय सर्ग की कथा लिखने हुआ तो आप इसमें ये डाल सकते हैं प्रकरण कि उन्होंने स्वप्न में देखा। एक बार तो माता को देखा, यानी माता उन्हें समझा रही हैं कि दीन दुखियों की सेवा करो, भूखे को भोजन दो। और दूसरा स्वप्न में किसे देखा? गोपाल कृष्ण गोखले को, जिसमें वो यह प्रकट कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं कि इस भारत के जो है मुक्तिदूत गांधी जी ही बनेंगे। तो ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं इस सर्ग की, तो ये ध्यान दीजिए। जब प्रश्न आता है, जैसे प्रश्न भी कई टाइप के पूछते हैं, जैसे कि मुक्तिदूत खंड काव्य का सारांश लिखिए। तो जब सारांश लिखना है तो आपको पांचों सर्ग का लिखना होगा, मुख्य मुख्य बातें। या फिर इस तरह का भी प्रश्न पूछता है, खंड काव्य के दूसरे सर्ग का सारांश लिखिए, या पंचम सर्ग का सारांश लिखिए, या तृतीय सर्ग का, या प्रथम सर्ग, मतलब सर्ग वाइज ही प्रश्न पूछता है, और कभी कभी पूरे पाठ का सारांश पूछ देता है। तो आप सर्ग के हिसाब से घटना को याद कर लीजिए। और इस वीडियो में आपको मैं यही सरल से सरल तरीका बताऊंगी कि आप बस मेरी वीडियो देखेंगे, फिर आपको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरे सर्ग में अंग्रेजों की दमन नीति के प्रति गांधी जी का विरोध व्यक्त हुआ है, यानी जो अंग्रेज थे उनकी जो नीतियां थीं वो भारतीयों को बहुत परेशान करती थी, तो उसके लिए गांधी जी ने बहुत विरोध किया था, तो वही इसमें व्यक्त हुआ है। इस सर्ग में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध सविनय अवज्ञा के रूप में भी संघर्ष किया था, तथा उनके रॉलेट एक्ट का भी विरोध किया था। तो यही इस सर्ग की खासियत है। यानी प्रथम सर्ग जो है गांधी जी के मानवीय गुण से संबंधित है। द्वितीय सर्ग में उन्होंने सपने में देखा अपनी माँ को और गोपाल कृष्ण गोखले को। और तीसरा सर्ग जो है अंग्रेजों की जो नीतियाँ थीं उसका उन्होंने विरोध किया। तो तीसरा सर्ग भी देखिए। इस सर्ग में भारत की विपन्नता और अंग्रेजों के अत्याचारों का वर्णन किया गया है। भारतवासी अपमान का जीवन जी रहे थे। केवल वही लोग सुखी थे जो अंग्रेजों के चाटुकार थे। गांधी जी ने भारत की दुर्दशा को ठीक प्रकार से समझा। उन्होंने अंग्रेजों के प्रति पहले तो नम्रता की नीति अपनाई, किंतु अंग्रेजों का हृदय बदलता हुआ न देखकर उन्होंने उनके विरुद्ध सविनय सत्याग्रह आंदोलन चलाया। इसी समय विश्व युद्ध छिड़ गया। गांधी जी को यह आशा थी कि विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करने से उनके मन में भारतीयों के प्रति अधिक सहानुभूति पैदा हो जाएगी। यानी गांधी जी यह सोचते थे कि विश्व युद्ध में अगर भारतीय सहायता करेंगे तो शायद अंग्रेज पिघलेंगे भारतीयों के प्रति, यानी उनका मनोदशा जो है बदल जाएगा। अतः उन्होंने देशवासियों को अंग्रेजों की सहायता करने का आह्वान किया, परंतु युद्ध में जीतने के बाद अंग्रेजों ने भारतीयों पर और अधिक अत्याचार किए। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए काले कानून का गांधी ने विरोध किया। देश के महान नेता जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, महामना मदन मोहन मालवीय, जिन्ना, सरदार पटेल आदि उनके साथ संघर्ष में कूद पड़े। इन्हीं दिनों जलियांवाला बाग की अमानवीय घटना भी घटित हुई। अंग्रेजों ने निरपराध भारतीयों को बंदूक की गोली से भून डाला। इस दर्दनाक घटना से गांधी जी का हृदय रोष एवं दुख से भर गया।
अब उन्होंने यह अच्छी तरह समझ लिया कि भारत में अंग्रेज जाति अधिक दिनों तक नहीं रह सकती है। ध्यान दीजिए, मुख्य मुख्य चीज़ें, सविनय सत्याग्रह की बात हुई है इसमें, और अंग्रेज़ों के जो नीतियाँ थीं उसके बारे में बात की गई है। और इसमें कौन कौन से नेता हैं? जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, महामना, मदन मोहन मालवीय, जिन्ना, सरदार पटेल। तो आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जिस सर्ग में जो बातें कही गई हैं आप उन्हीं पर ज़्यादा फोकस करेंगे। अब इस खंड काव्य का चौथा सर्ग देखिए। चौथा सर्ग को आंदोलन सर्ग भी कहा जाता है। इस सर्ग में गांधी जी द्वारा चलाए गए विभिन्न आंदोलनों का वर्णन किया गया है। अगस्त 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। जनता ने विदेशी सामान का बहिष्कार किया, अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को लौटा दिया गया तथा नौकरियों से त्यागपत्र दे दिया। इस असहयोग आंदोलन को देखकर अंग्रेजों में बड़ी निराशा हुई। गांधी जी ने साइमन कमीशन का भी विरोध किया। भारतीयों द्वारा किए गए इस तिरस्कार के परिणाम स्वरूप अंग्रेज हिंसा पर उतर आए। इसी आंदोलन में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय भी सम्मिलित हो गए। संपूर्ण देश में हिंसक क्रांति प्रारंभ हो गई। गांधी जी ने भारतीय जनता को समझाया और उसे अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद संपूर्ण देश में आंदोलन छिड़ गया। कुछ दिनों बाद गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। उनका यह नारा संपूर्ण देश में गूंजने लगा। इस आंदोलन में विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई, थानों में आग लगा दी गई, रेलवे लाइनों को उखाड़ फेंका गया और सड़कों तथा पुलों को तोड़ दिया गया। आंदोलनकारियों द्वारा संपूर्ण शासन व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया गया। इस समय अंग्रेजों का दमन चक्र भी सीमा को पार कर रहा था। गांधी जी ने अनशन प्रारंभ कर दिया। इसी समय कारावास में बंद उनकी धर्म पत्नी की मृत्यु हो गई। गांधी जी इस आघात से क्षण भर के लिए व्याकुल तो हुए, किंतु पत्नी के स्वर्गवास ने अंग्रेजों के विरुद्ध उनके आंदोलन को और अधिक दृढ़ता प्रदान की। तो इस खंड काव्य का चौथा सर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण सर्ग है, जिसमें इस प्रमुख घटनाओं का वर्णन है। तो आप इन घटनाओं को बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। ध्यान दीजिए, जब आपको सारांश लिखने के लिए कहे तो आपको पांचों सर्ग के बारे में लिखना है, लेकिन जब किसी विशेष सर्ग की बात करें तो आपको उस सर्ग से संबंधित घटना का ही वर्णन करना है। तो इसमें प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हैं? असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ था, विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया था, और जो उपाधियां अंग्रेजों ने दी थी उसे भारतीयों ने लौटा दिया, नौकरियों से त्यागपत्र दे दिया गया, और इसी सर्ग में साइमन कमीशन का भी विरोध हुआ तथा और चौथे सर्ग में ही पंजाब केसरी जो लाला लाजपत राय भी सम्मिलित हुए थे। और उसके बाद नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की गई, ये चौथे सर्ग में ही है। और उसके बाद फिर अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन भी चौथे सर्ग में ही प्रारंभ किया गया था। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई थी, थानों में आग लगा दी गई, रेलवे लाइनों को उखाड़ फेंका गया और सड़कों तथा पुलों को तोड़ दिया गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं चौथे सर्ग में है। और एक प्रमुख है घटना इसमें कि इसी समय कारावास में बंद उनकी धर्मपत्नी की मृत्यु हो गई। यानी इतनी घटनाएं जो हैं ये चौथे सर्ग में है। इसलिए आप जब भी लिखेंगे चौथा सर्ग तो ये ध्यान देंगे कि किस सर्ग में कौन सी घटना घटी है। अब इस खंड काव्य का पांचवा सर्ग देख लीजिए। पांचवें सर्ग में जो है अंग्रेजों की निराशा का वर्णन किया गया है। 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद विश्व की राजनीति में परिवर्तन हुआ। इंग्लैंड में चुनाव हुए और वहां पर मजदूर दल की सरकार बनी। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली ने यह घोषणा की कि जून 1947 ईस्वी से पूर्व ही अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। इस सूचना से संपूर्ण देश में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई, किंतु इसी समय अंग्रेजों के षड्यंत्र और मुस्लिम लीग की हठधर्मिता से पाकिस्तान बनाने की बात भी सामने आई। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनाने की बात पर अड़े रहे। परिणाम यह हुआ कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के साथ साथ देश दो टुकड़ों में विभाजित हो गया। नोआखाली में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इसमें गांधी जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सांप्रदायिक दंगों को शांत करने का बहुत ही प्रयत्न किया। इस प्रकार भारत की स्वतंत्रता संग्राम का अंत हो गया। परंतु देश के विभाजन से
गांधी जी को अपार दुख हुआ। उन्होंने देश की बागडोर जवाहरलाल नेहरू को सौंपकर संतोष की सांस ली। खंड काव्य के अंत में गांधी जी साबरमती के आश्रम में बैठकर देश के प्रति किए गए अपने महान कार्यों का विश्लेषण करते हुए दिखाए गए हैं और वे भारत के उज्जवल एवं मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं। इसी के साथ खंड काव्य की कथा भी समाप्त हो जाती है। तो ये 5वां सर्ग था और इस सर्ग में ध्यान दीजिए कि द्वितीय विश्व युद्ध की बात की गई है और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली थे, तो उन्होंने यह घोषणा की थी कि 1947 जून महीने के 1947 में जो है अंग्रेज भारत को छोड़ देंगे। उसके बाद इसमें देश को बांटने की भी बात की गई है, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना का नाम है, जो उन्होंने पाकिस्तान बनाने की बात की है। और इस 5वें सर्ग में ही 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया और इसी में यह भी बताया गया है कि स्वतंत्रता के बाद इस देश की बागडोर जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया। तो यदि मुख्य मुख्य बातें जो है सर्ग की आप याद कर लेंगे, तो आप जब भी मेरी वीडियो देखिए शुरू से अंत तक देखिए और प्रत्येक सर्ग को केवल एक कहानी की तरह से समझिए और छोटे से छोटे रूप में समझेंगे तो आपको लिखना और आसान हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।